गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फिल अ फॉर्म। फिल अ फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर, और हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो है 6 to 7 PM की। आशा है आप सभी रोज़ की तरह मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। प्रियंका जी वेरी गुड इवनिंग, शाहीन जी वेरी गुड इवनिंग, प्रिंस जी गुड इवनिंग, तो फिल अ फॉर्म जो हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों के जुड़ने का। लिटिल मेंबर भी हमारी आ गई हैं। अवनी जी गुड इवनिंग, जो जो जुड़ते जाएंगे वो अपना प्रेजेंस शो करते जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये आ चुके हैं क्लास में। रोहित जी जय श्री कृष्णा, तो अभी तक जो क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चला है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हमने जो सब सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चन में से एक हाथियों वाला जो क्वेश्चन है, झुंड में कौन जो लीडिंग करती है तो हथनी करती है, इस तरह से कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे। तो बहुत ज़्यादा आप परेशान होके मत जाइएगा, नॉर्मल बिल्कुल जाइए, कूल माइंड होके जाइए ताकि गलती ना करें आप, है ना। सुघड़ संझा माही जी, ये हुई ना मस्त वाली बात। राधे राधे, बिल्कुल जोश के साथ हैं। और देखिए, जो टीचर है वो सोचते हैं अब क्या है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, अ, उसके बाद आप लोग अपनी जो तैयारी है उसमें बिल्कुल जुट जाइएगा। आप लोगों को जितना हमें गाइड करना था हमने किया हुआ है, और अब क्या है कि जो पुराने वीडियोस हैं उनको आप एक बार खंगालिए अच्छी तरह से, है ना। उसमें जहाँ जहाँ डिटेल में मैंने बताया है, जैसे अभी हाथियों के बारे में क्वेश्चन हो गया, बाघ के बारे में भी हो गया, थोड़ा सा लायन वाला आप देखिए, डॉल्फिन के बारे में देखिए, स्नेक्स के बारे में देखिए। देखिए स्नेक्स वाला भी बहुत पूछता है बार बार, तो स्नेक्स वाला जो टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से आप देखिए, है ना। उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर जो नेपेंथस प्लांट के बारे में बताया था उससे भी पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने हमेशा वीडियो में आपको बताया है, कई बार मैंने उसको रिपीटेड आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाई है और बोला भी है कि ये बार बार आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल गलत करना ही नहीं है, आप लोग को ऑप्शन ही नहीं है गलत करने का आपके पास, ठीक है ना। आपको राइट्स नहीं बनता, आपको हक नहीं बनता है कि आप ये गलत करके आएँ, क्योंकि ये मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल रट जाए। मैथ्स में भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, और जो आपका मैथ्स वाला जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उन जो क्वेश्चंस में से वो 2 टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो एक तो वो डायरेक्शन से रिलेटेड वाला भी क्वेश्चन आएगा आपका, जो कौन से डायरेक्शन में गया, एक उस तरह का जो मैंने मैप से थ्रू बनवाया था वो वाला, और एक आपका जो स्पीड वाला जो है ना, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर उसमें आएगा ही एक क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। और मैप में से कम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक डायरेक्ट मैप से आ जाएगा और एक आपका उस तरह से हो जाएगा कि इनके पिता का घर इधर है, एक्स में है, वहाँ से वो वाई गए, तो ये डायरेक्शन कौन सी पड़ी, साउथ ईस्ट पड़ी कि क्या पड़ी, इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो रहता है वो वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ जी, कल लास्ट क्लास होगी, कल हम लास्ट बार कल मिलेंगे। और देखिए,
मेरी तो इच्छा ये रहेगी कि मैं आप लोगों से मिलती रहूं, जुड़ी रहूं, क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता आप लोगों से मेरा बन गया है। हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं, फिर भी हम जुड़े हुए हैं, है ना। एक अच्छे काम के लिए हम जुड़े हुए हैं आपस में, और बहुत लगाव हो गया आप सभी लोगों से। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि दोबारा जो है एज स्टूडेंट आप लोग मुझसे क्लास में ना मिलें, क्योंकि अगर आप लोग एक बार में ही सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो आपको दोबारा इस क्लास में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही चाहूँगी कि आप दोबारा एज अ स्टूडेंट इस क्लास में ना आएँ। हाँ, ये है कि अगर मैं नेक्स्ट बैच में जब फिर आगे और बच्चों को जब पढ़ाऊँगी, उस क्लास में आप आएंगे और उनसे अगर आप जो बच्चे हैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अभी तो आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर, ईवीएस में तो मुझे लग रहा है कि आप लोग 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऑलमोस्ट उस तरह के आ रहे हैं, है ना। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, जो परियोजनाएं मैंने एक पढ़ाया है उसको ध्यान दीजिएगा, ज़रूर उसमें से करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। टाइगर परियोजना जो रहता है उसमें से, टाइगर प्रोजेक्ट में से भी क्वेश्चन आएंगे, आते ही हैं उसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो खास खास ना, उनमें से वो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। फैमिली से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हर टॉपिक में से भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपके आने हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान बहुत रखिएगा, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैप से, मैथमेटिक्स से एक एक दो दो करके ऐसे मिला के 3 से 4 क्वेश्चन उन्हीं में से बन जाते हैं, तो इनको आप देख के जाइए, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का गुड इवनिंग आया है। कैलाश पर्वत में 10 डायरेक्शंस कैसे हैं? आई थिंक आकाश और पाताल को भी ऐड कर दिया गया है। जैसे 4 मेन डायरेक्शन आपके हो जाते हैं नॉर्मली, जैसे पुराण वगैरह में होता है ना कि आपके मेनली जो है 4 डायरेक्शंस हो गए, ठीक है, और 4 सब डायरेक्शन हो गए जो मैंने आपको बताया था। तो उसमें फिर क्या होता है कि आकाश और पाताल को भी लिया जाता है। मतलब अगर हम खड़े हैं तो हमारे सिर के ऊपर जो आकाश हुआ बिल्कुल सीधे एकदम सिर के ऊपर, उसको भी ले लिया जाता है, और बिल्कुल पैर से नीचे जो है पाताल, उसको भी ले लिया जाता है। क्योंकि हम जो है जब ब्रह्मांड में हम हैं तो पृथ्वी जो है वो गोल है ना, शून्य में वो घूम रही है समझिए। तो ऊपर और नीचे भी जो आकाश है, अगर हम पृथ्वी पे ऊपर की डायरेक्शन में भी अगर हैं तो ऊपर भी आकाश है और नीचे भी आकाश है, तो उसको भी लिया जाता है। तो आकाश और पाताल ऐसा ले लिया जाता है, तो वो भी एक डायरेक्शन हो जाता है। तो आपके मेन हो गए 4 डायरेक्शन, और 4 डायरेक्शन आपके हो गए जो सब डायरेक्शंस हैं वो हो गए, और उसके अलावा आकाश और धरती, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपके टोटल 10 हो गए। तो ये पुराणों में अक्सर बताया गया है। और हाँ, मिस तो करेंगे प्रिंस जी क्लास को। मैं एक बार थोड़ा सबके बातें पढ़ लूँ, क्या क्या लिखा है सबने। कल से हम सब लोग अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, अलग बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, अलग नहीं होना है। मैंने आपको कहा ना कि आप लोग एज अ स्टूडेंट मुझे दोबारा न मिलें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, तभी मेरी मेहनत सफल होगी, कि अगर आप एक अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं दोबारा फिर से चैनल में पढ़ाने आऊँगी अगले बैचेस में, तो आप मिलने आएंगे मुझसे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बच्चों को इनकरेज करने आएंगे कि भाई हमने क्लास की थी तो हमें बेनिफिट मिला। तो इससे क्या होगा, बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा और मेरा हौसला भी बढ़ेगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे कंटिन्यू जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक, और मुझे अपना फीडबैक भी देते रहिए, क्योंकि हम क्लास में तो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे बट टेलीग्राम में तो रहेंगे ना। तो टेलीग्राम में आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, हाँ, और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप टेलीग्राम में भी मुझे भेज सकते हैं। मैं वहाँ से भी आप लोगों के कांटेक्ट में रहूँगी। ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास बंद हो गई अब हमको कोई बताने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको उसमें पिक्चर्स वगैरह भी मैं शेयर कर दूँगी। दुख तो होगा कल मुझे भी लेकिन खुशी इस बात की होगी ना, जब आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होगी। मैं भी आप सभी को बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा। गला भी बैठ रहा है, बोल नहीं पाऊँगी अब, लग रहा है ज़्यादा ज़्यादा इमोशनल मत करिए। मैं काफ़ी इमोशनल पर्सन हूँ, तो मुश्किल हो जाएगी पढ़ाने में, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, और गूगल मीट में मेरा चेहरा आप लोग को दिख जाएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा ठीक है। तो उस दिन मैं बिल्कुल आप लोगों को अपने चेहरे के साथ कोशिश करेंगे कि हम एक दिन गूगल मीट करें, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है।
और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा कि इस क्वेश्चन का हमको डाउट हो रहा है आंसर में, तो मैं आपको उसमें वॉइस मैसेज करके आंसर कर दूंगी। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है, तो इस प्रॉमिस से मैं हटूंगी भी नहीं। और टेलीग्राम पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो पढ़ाना था हमने सब पढ़ लिया है, बहुत सारे मैं रिवाइज कर रही हूँ क्वेश्चन, आपको पता ही है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर किया है। और हाँ, जो मेरी पुरानी वीडियोस है ना, जिसमें डिटेल में बताया है, थोड़ा सा समय निकाल करके आप लोगों को जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है, टॉपिक वाइज वो बना हुआ है, आप वो टॉपिक वाइज उसको पढ़ने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए, ठीक है? हाँ चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए 4 लाइन फिर आप लोगों के लिए मैं आज लिख लाई हूँ। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है। तो इसलिए आप जिस भी उम्र में हैं, उस उम्र में आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जितना आप में स्किल है, उस पूरे स्किल को, अपनी मेहनत को झोंक दीजिए उस काम में और आगे बढ़ जाइए, ठीक है? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है निधि जी, मैंने पढ़ा आपका मैसेज भी। हाँ जी, क्वेश्चन तो अच्छे आए थे, इजी क्वेश्चन थे। इजी इसलिए क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जब हम सब कुछ पढ़ लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो इजी होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज काफ़ी लेट हो गया है, फटाफट क्वेश्चंस भी हमको कवर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस हैं, साइंस की क्लासेस चल रही हैं, बस कल भर चलेंगी। और ये आपका 199 का जो ऑफ़र है, ये जिनको अभी भी लेना है ले सकते हैं 1 मंथ के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है। और ऑनलाइन जो क्विज़ है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है? इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? और माही जी ने भी कुछ लिखा है, तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे। यस बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइन है कि भाई मिले तो थे, इस बात की खुशी हमें हमेशा रहेगी। बहुत अच्छा, तो मेरी लाइन भी बहुत अच्छी थी, उसके लिए भी सबने ताली बजा ही दी है। और भाई माही जी के लिए भी बजा दीजिए, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने छोटे लाइन में लिखा, पर बहुत अच्छा लिखा। क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी तो मिलने की तो है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, कल है, कल और थोड़ा भावुक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म एनवायरमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायर, ओइकोस, जियो और एक्वा। ये पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच किस शब्द से लिया गया है? एनवायर, इकोस, भौगोलिक या एक्वा? तालियों से पूरा कमेंट बॉक्स जो है वो भर गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो इन सब क्वेश्चंस में तो गलती मत करिएगा, इसमें आपको आधा हिंट क्वेश्चन में ही मिल जाता है। ऐसे कई 2-3 क्वेश्चन इस तरह के भी होंगे जिसमें क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिल जाएगा। अच्छा, मैंने नेपेंथिस प्लांट के बारे में बताया था, उससे भी क्वेश्चन आया है। कौन सा पक्षी पूरा नीला होता है? तो वो मोर होता है, जो ऊपर से नीचे तक पूरा नीला होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के जो हैं क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल ध्यान दे करके चलने हैं कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और सब करवाया हुआ है आपका। अब मुझे लग रहा है स्नेक्स वाला ज़रूर आएगा कि कितने भारत में जो है स्नेक्स जो हैं वो जहरीले होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये कई कई बार जो है पेपर में पूछा गया है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, किसी भी हालत में ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ए जो है ये सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए, पर्यावरण नैतिकता बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी?
ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपके रहेंगे इस तरह के, और कुछ थोड़े से लंबे भी रहेंगे जो इजी रहेंगे बट टाइम टेकिंग होंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, हड़बड़ी करके कभी भी आंसर मत करिएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है, मतलब वो जीवित है। जैविक अजैविक में भी अंतर करिएगा, गलत मत करिए। जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है। थर्ड का ए आंसर आ रहा है सबका। अच्छा, 27 तारीख को प्रियंका जी का है एग्ज़ाम। ओके फाइन। तो ए इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। क्योंकि जो फंगी होता है वो जीवित होता है, बाकी सब जो क्या है वो जीवित नहीं है, वो सोर्स हैं, हमारे एनर्जी के सोर्स हो गए, ठीक है ना। जैसे सोलर लाइट हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, जो हमारी ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब एनर्जी के सोर्स हैं, उसका एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है ये। और कवक जो है मतलब फंगी जो है वो जीवित है, वो बढ़ता भी है ना, ग्रो करता है। तो ये आपका जैविक घटक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। बाई डायरेक्शनल, द्विदिशी मतलब दो दिशाओं में होता है। साइकिल मतलब चक्रीय होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब एक ही तरफ बस चलता है। या मल्टी डायरेक्शनल, बहुत तरफ चल सकता है, ये बहुआयामी होता है। ओके 9 को भी एग्ज़ाम है सना जी का, खुशबू जी का, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से आप लोग शेयर कर रहे हैं ना, तो हाँ 30 तारीख को है प्रिंस जी का, तो ये कुछ कुछ दिन के गैप में है। और 23 को भी है, 23 को है माही जी का। अच्छा ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये होगा आपका, देखिए इसमें गलती, ये वाला मैं आप लोग को पिक्चर सहित बता चुकी हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे गलती हो रही है। ये यूनी डायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही तरफ होगा, ठीक है। मतलब अगर किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले पौधा जो है वो आपका क्या हो गया, उपभोग, सबसे पहला जो हो गया कि वो प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका उसको खाने वाले जो उपभोक्ता आ जाते हैं। एक शाकाहारी जीव है, फिर वो शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाता है, फिर उससे बड़ा मांसाहारी जीव खाता है। तो ये क्या करता है, एक ही तरफ चलता है। ये कभी भी उल्टा नहीं होता है कि मांसाहारी को शाकाहारी खा लेगा या शाकाहारी को कोई छोटा जानवर खा लेगा, नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए ये होता है यूनी डायरेक्शनल, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो है अच्छा डेट्स आ गए। अच्छा रोहित जी का भी आ गया, कल आपका आया नहीं था ना, ठीक है। तो देखिए इसको बिल्कुल समझ के रखिए कि यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये एक तरफ जो है चलेगा, समझ में आ गया। आप लोग एक काम करिए, क्लास जैसी ओवर होती है ना, फिर फटाफट से अपना जो भी आप लोगों को ग्रुप बनाना है उसके लिए आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा। अभी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे पढ़ने में, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओके मेरे लिंक से नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं अगर, माही जी आप लोग को जोड़ लेगी। चलिए, माही जी ने सब पता कर लिया है, क्यों माही जी आप बन गए कैप्टन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन कैन बी कंसीडर्ड एज अ, जलीय पारितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन को माना जा सकता है। फाइटोप्लैंक्टन वो होता है जो पानी में आप देखेंगे कि हरा हरा जो उगा हुआ रहता है, वो कंज्यूमर होता है मतलब उपभोक्ता, प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, सेप्रोट्रोफिक होता है मतलब दोनों तरह से वो काम करेगा, और मैक्रो कंज्यूमर होता है।
तो इसमें होगा निर्माता, ठीक है, क्योंकि वो निर्माण कर रहा है। वो हरे पौधे हैं, जैसे हरे पौधे निर्माण करते हैं, तो ये निर्माण का काम करेगा। प्रोड्यूसर होता है, ये एक तरह का पौधा होता है, हरे हरे आप देखते होंगे काई लग जाती है जो उसमें, और पानी भी कभी कभी आप तालाब का उठाइएगा तो पानी भी हरा हरा दिखाई देता है। तो वो बारीक बारीक उसके जो रहते हैं ना टुकड़े, वो उसमें फैले हुए रहते हैं। उसी को क्या करते हैं, जो जलीय जीव रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, वो उसी को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो वो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो क्या हुआ, निर्माता हुआ, मतलब प्रोड्यूसर हुआ। तो फर्स्ट वो काम करता है। जो ज़मीन में जैसे पौधे उगते हैं तो वो प्रोड्यूसर हुए, लेकिन पानी में फाइटोप्लैंक्टन रहता है, ठीक है, हरे पौधे रहते हैं, जलीय पौधे, वो आपके जो छोटे छोटे होते हैं पानी में मिक्स रहते हैं, तो छोटे छोटे जानवर उसी से अपना पेट भरते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग आर प्रोवाइडेड बाय, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, नेचर मतलब प्रकृति, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। और जो नए मेंबर्स हमारे साथ और जुड़ते जा रहे हैं सबको गुड इवनिंग, और फटाफट आंसर करना शुरू करिए सिक्स्थ का। तो सी आंसर आना शुरू हुआ। सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। प्रकृति से ही हमें सब चीज़ें मिलती हैं, है ना। सबसे बड़ा जो देने वाला है वो नेचर ही है, हमें सब कुछ देता है, खाने पीने से लेके अपना हर एक काम जो है प्रकृति के बिना पॉसिबल ही नहीं है। हम सांस भी लेते हैं प्रकृति के द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब ये ध्यान देना है कि 3 इसमें गलत होंगे, एक ही सही होगा। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, निर्माता उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है, जैविक घटकों में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी पर निर्भर करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, एक नज़र में आंसर मिलने वाली बात है। माही जी ये सारी जो मस्ती है ना हम लोग गूगल मीट पे करेंगे, ठीक है। चलिए ए जो है इसका आंसर है सभी का बिल्कुल सही है कि हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फोटोसिंथेसिस वाला कुछ मत छोड़िएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक चीज़ देख के जाइएगा। छोटी से छोटी चीज़ भी देखिए कब पूछ लेगा कोई ठिकाना नहीं है। तो क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स देखिए हो रहे हैं ना अलग अलग डेट्स पर, तो सारे क्वेश्चन जो हैं घूम फिर कर आपके आने ही आने हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है तो वो सेकंड वाले में भी ना आए। वो हो सकता है कि जो फर्स्ट पेपर में आया है वो किसी और पेपर में भी 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से आ जाएं, तो ये भी पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एनवायरमेंट इज डेराइव फ्रॉम, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक से, फ्रेंच से, स्पेनिश से या इंग्लिश से? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा। ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर एटमॉस्फेरिकल गैस लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में प्रमुख वायुमंडलीय गैस की परत है। ये मैंने आप लोग को वायुमंडल की परत के बारे में दिखाया भी था पिक्चर के थ्रू। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या हीलियम? थोड़ा सा याद करेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा।
याद आ गई सबको बात? सी इज़ द राइट आंसर। ओजोन की लेयर रहती है, ओजोन की लेयर हमको क्या करती है, जो यूवी रेज है उससे बचाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। और ओजोन इज़ द सेकंड जो है वो आपका हार्मफुल गैस होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और सेकंड जो है आपका ओजोन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ओजोन जो है वो परत जो है ऊपर रहती है वायुमंडल में, जिससे सनलाइट जब छन के आती है तो यूवी रेस कम हमारे पास आती है, ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन ये ओजोन की जो लेयर है अगर ये पतली हो जाए, इनमें अगर गैप्स आ जाएं, तो डायरेक्ट सन की यूवी लाइट हमारे बॉडी पर पड़ेगी, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये देखिए, इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन जो और संभावित बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो जो क्वेश्चंस की और होती है वो मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कल क्वेश्चन जो था उसी टाइप का क्वेश्चन है कि फूड वेब कंसिस्ट ऑफ, एक खाद्य जाल में होते हैं। फूड वेब के बारे में मैंने आपको बताया था, वह खाद्य श्रृंखला का एक भाग है। एक खाद्य श्रृंखला में एक जीव की स्थिति है, इंटरलॉकिंग फूड चेन होता है, या समान उपभोक्ताओं का एक समूह होता है। कल मैंने आप लोगों को ये समझाया भी था। देखते हैं कितने लोगों को याद है। इसका आंसर जो है वो होगा सी, इंटरलॉकिंग फूड चेन। बहुत सारे फूड चेन आपस में मिलकर फूड वेब बनाते हैं। कल मैंने बताया था, मतलब किसी का ध्यान नहीं था, है ना। अब सब डांट ही लगा सकती हूँ, यहाँ से तो पिटाई भी आप लोगों की नहीं हो सकती। ये बड़ी मुश्किल की बात है। ध्यान से सुनिए, इसको गलत मत करिएगा। देखिए, जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला जो हैं वो आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। फूड चेन बहुत सारे मिल करके क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। क्लियर हुआ अभी? तो फूड वेब जो है वो बड़ा हो गया, उसके अंदर इंटरलॉक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो होते हैं फूड चेन। समझ लीजिए इस चीज को, ध्यान से गलती मत करिएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड देखा है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। हाँ, अब यहाँ तो डांट ही हम लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, खुशबू जी का सही था, यस। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समय लगेगा इसको पढ़ने में, बट कोई बात नहीं। हाँ, थर्ड ऑप्शन में था। इंटरलिंक्ड होता है, मतलब आपस में वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, इसका आ रहा है सी आंसर आ रहा है ज़्यादातर लोगों का, और सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। जैसे अब सनलाइट को ही हम ले रहे हैं, उसको लेके हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपने घर में और बिजली के रूप में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो पानी है, पानी से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, दूसरे तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ जो है उसका अंश जो है वो पर्यावरण में भी खो जाता है, ऐसा नहीं कि 100% वो हमारे पास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करना चाहिए। भोजन सबको उपलब्ध होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास इसकी पहुंच होनी चाहिए, उपयोग किए गए या उपभोग किए गए भोजन को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। ये आपका फूड वाले चैप्टर से आ गया क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के भी चांस बनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बिल्कुल आप समझ गए हैं बात को कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। भोजन सभी को उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इसका जो बांटना है, आवंटन जिसको कहा जाएगा, वो सही ढंग से होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास इसकी पहुंच होनी चाहिए। और जो भी आपको भोजन मिल रहा है वो उसके कुछ कायदे होते हैं कि ये जो है पैकिंग किया हुआ है तो उसमें डेट मेंशन होता है, मतलब वो सभी चीज़ें जो हैं उनमें जो भी कैटेगरीज को वो पास होना चाहिए वो पास होना ज़रूरी होता है। तो उपरोक्त सभी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास किलिंग डिजीज, ठीक है, बीमारी की बात कही जा रही है, कैन बी रेफर्ड एज, सामूहिक हत्या रोगों को कहा जाता है। किसे, किस रोग को कहा जाएगा? जैविक आपदा, बायोलॉजिकल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर मतलब औद्योगिक आपदा, वॉर डिजास्टर युद्ध आपदा, या फ्लड डिजास्टर बाढ़ आपदा। ये जितने भी दिखाए जा रहे हैं सभी में मास किलिंग ही होती है, मतलब एक साथ बहुत लोगों की जो मौत है वो हो जाती है। नहीं नहीं, मैं समझ गई बबली जी, गलती से आपका टाइप हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड, वो मुझे समझ में आ जाता है। अब देखिए सुल्ताना जी, आप फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन कर रहे हैं, बट हमारी कल ही लास्ट अब क्लास हो जाएगी, 6 से 7 बजे की क्लास रहेगी, तो आप पिछली क्लासेस हमारी जाके ज़रूर देखें, ठीक है। हाँ, तो इसमें ए आंसर है, बिल्कुल सही है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है हमने कोरोना के रूप में देखा है कि ये एक बायोलॉजिकल जो है डिज़ास्टर है, जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं सामूहिक रूप से जो है मारे गए हैं, है ना, मास किलिंग हो गई है, और ये एक बीमारी है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पॉसिबिलिटी है पूछने का, ठीक है। हाँ, सुल्ताना जी की आज लास्ट फर्स्ट क्लास होगी और कल लास्ट क्लास हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपने आज ज्वाइन भी किया है, अभी टाइम है आपके पास, तब तक है जब तक आपका डेट नहीं है ना, तो तब तक आप पुरानी वीडियोस वगैरह देख करके और कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फ्लाई ऐश, निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश का स्रोत है? व्हीकल एग्जॉस्ट मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सीवेज मतलब जो नालियों का रहता है गंदगी, थर्मल पावर प्लांट, और सभी। फ्लाई ऐश ध्यान दीजिएगा ना, राखड़ जो उड़ती है जिसको राखड़ कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। जिन्होंने भी सी आंसर किया है, क्योंकि थोड़े मिक्स्ड आंसर भी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने डी भी किया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया है, मैं ये क्लियर करती हूँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए, ये जो थर्मल पावर जहाँ पे रहता है, मतलब पावर प्लांट जहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसका प्रोसेसिंग होता है, उस प्रोसेसिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो राख बनता है, ठीक है। और पावर तो बनता ही बनता है, लेकिन राख भी बहुत होता है जो कि चिमनियों से निकलता है। आप देखेंगे कि चिमनियों से निकला हुआ जो राख होता है वो आसपास के एरियाज में बिछ जाता है, और घर में एक कालीक सी रहती है, आप चलेंगे ना तो आपके पैरों में काला काला डस्ट लगने लगेगा। तो ये मेटल प्लांट्स वगैरह में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपका होता है थर्मल प्लांट में। तो जो पावर प्लांट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये, हाँ, जो भी रहते हैं ना उसके आसपास उनको सबको पता है, हम भी उसी एरिया में हैं। यहाँ जो हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है उससे हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, यहीं पे क्वार्टर्स हम लोगों को मिली हुई है, और ये राख से हम बहुत परेशान रहते हैं, पूरे पैरों में ये बिछ जाती है, पत्तियों में बिछ जाती है, पत्तियों को धोते हैं तो ब्लैकिश पूरा उसमें से डस्ट निकलता है, वही होता है राख। और इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि इसको कहाँ डंप किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे भी है, छत्तीसगढ़ में भी माही जी को पता होगा कि, अच्छा, चीनी मिल में भी होता है क्या? मुझे चीनी मिल का नहीं पता है, मुझे मेटल का जो रहता है ना, मेटल के जो प्लांट होते हैं जहाँ मेटल वगैरह बनाते हैं, उसका भी जो डस्ट होता है बहुत खतरनाक होता है, वो भी काला काला डस्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो निकलता है फ्लाई ऐश, वो ये थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन
क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मशीन्स आती हैं जिनको लगाने से वो राख का उड़ना बंद हो जाता है, उसको एक जगह डंप किया जाता है। लेकिन क्या करते हैं कई जगह जो है ना, प्लांट्स वाले पैसा अपना बचाने के लिए उस मशीन को यूज़ नहीं करते हैं। लगा तो देते हैं दिखाने के लिए कि हमने लगाया हुआ है, बट उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका भुगतान ये होता है कि जो वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको वो डस्ट जो है सांस के साथ अंदर जाती है, जिससे उनके लंग्स को बहुत नुकसान होता है। अच्छा, उस एरिया में आप गए नहीं हैं, ओके। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे पावर प्लांट हैं, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ की बुरी हालत है बहुत। एमपीबी है, एनटीपीसी है। तो एनटीपीसी तो आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे जगहों पे एनटीपीसी है ही है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी। तो बहुत ज़्यादा डस्ट उसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री जनरेट्स कलर्ड वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग रंगीन कचरा उत्पन्न करता है। ये आपका जो लास्ट वाला टॉपिक है उसमें से रिलेटेड है क्वेश्चन, कि लोग क्या करते हैं और क्या बनाते हैं, उसमें से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग, कपड़ा उद्योग, बायोमेडिकल उद्योग या कोई नहीं। रंगीन कुछ कचरा उत्पन्न होगा। हाँ हाँ, बिहार से हूँ भाई, मैं बिहार से ही हूँ। रोहित जी बड़े परेशान होते हैं। बिहार से हूँ बेसिकली, लेकिन मेरा जो जन्म है और पढ़ाई लिखाई मेरी छत्तीसगढ़ से हुई है। तो मेरे दोनों जगह से ही बहुत जुड़ाव है। अच्छा, शिवरी नारायण बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ का। हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, रंगीन घोल से ही आपको पता चल रहा है कि जो कपड़ा रहेगा उसमें डाई करा जाएगा, कपड़े को अलग अलग रंग किया जाएगा, तो रंगीन कचरा ही उससे उत्पन्न होगा। तो एक तो होता है वो जो डाई किया जाता है तो लिक्विड भी निकलता है, और कपड़े के जो रेशे होते हैं ना, वो भी वहाँ पे बहुत गंदगी फैलाते हैं, और मिट्टी में वो गंदगी भी फैल जाती है साथ साथ। तो दोनों तरह से मिट्टी भी वहाँ की ख़राब होती है, और पानी की तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा, गुजरात में कई सारे हैं प्लांट्स, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। और वो जो उसका रेशा उड़ता रहता है ना, उससे भी सांस की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम कपड़ा उद्योग में भी होती है। तो हर उद्योग में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉग क्या है आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हाँ, निधि जी का बी आ गया। कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो जा रहा है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदारी आपको रखनी है, अपने आप में ईमानदारी आपको रखनी है। तो बी जो है आंसर, ज़्यादातर बी आंसर आ रहे हैं, एंड बी इज़ द राइट आंसर। धुएं और कोहरे का जो संयोजन हो जाता है, वो आपस में मिलके वो क्या बन जाते हैं, स्मॉग बन जाता है। मतलब स्मोक और फॉग दोनों मिल करके स्मॉग। जैसे आजकल हैशटैग चलती है ना, दो लोगों के नाम मिला दिए जाते हैं, कुछ हीरो हीरोइंस के नाम को आपस में मिला दिया जाता है, उस तरह की बात हो जाती है। ये स्मॉग ऐसे आप याद रख सकते हैं, हैशटैग वाला नाम हो गया है ना, आजकल खूब चल रहा है मोबाइल्स में। तो ये आप लोगों के ईजी हो जाएगा याद रखना, इसलिए बता रही हूँ, तो गलती मत करिएगा। ठीक है, तो इस तरह के हैशटैग नेम जैसा ही इसको याद करके रखिए। ये याद रखने का सिर्फ एक तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि स्मोक का एस एम ले लिया गया है और फॉग का ओ जी ले लिया गया है, और मिला करके इसको स्मॉग बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, निम्न में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है। चलिए फटाफट आंसर करिए। हाँ, फॉग चल रहा है, सही बात है, अभी तो फॉग भी चल रहा है। मेरी बात जो है ना, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, रुकिए। अब जो जो गलत आंसर करेंगे ना, सबकी अभी क्लास लेती हूँ मैं।
ए कर रहे हैं आंसर, जो जो ए कर रहे हैं और डी कर रहे हैं और बी कर रहे हैं सबको डांट पड़ेगी। हाँ, जितने लोग सी किए हैं सी इज़ द राइट आंसर, और जितने लोग ने ए बी और डी किया है सब गलत है, और सबको डांट रही हूँ मैं। अब डांट ले लीजिए यहीं से, क्योंकि मैं अब क्या कर सकती हूँ, अब कुछ और कर नहीं सकती, ऑनलाइन डांट ही सकती हूँ। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ फर्स्ट एयर पोल्यूटेंट, पहला वायु प्रदूषक जो है वो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे नंबर पे जो है वो ओजोन है। मतलब ध्यान से बातें सुनी नहीं जा रही हैं, बहुत गलत बात है। चलिए, अब हो गई मेरी डांट पूरी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहनों संबंधित दुर्घटना, मतलब किसी तरह का वो हेर फेर कर देते हैं अगर उसमें, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक, अनुचित ठोस अपशिष्ट निपटान, और डी है उपरोक्त सभी। कान पकड़ के सॉरी बोलना बोलवाती अगर मेरे को आप लोग दिखाई देते तो, लेकिन चलेगा, ये सॉरी मैं ले रही हूँ, एक्सेप्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड है। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करने वाले जो वाहन होते हैं वो अगर उनको सही जगह पे डंप नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी रोड पे फेंक दे रहे हैं, लेकर के यहाँ से जाते हैं कहीं रोड के किनारे फेंक दिया, तो ये गलत हो गया, मिट्टी खराब होगी, उसको सही जहाँ डंपिंग एरिया है वहाँ पे फेंकना है। कीटनाशक रासायनिक का उर्वरक का उपयोग ये तो है ही है, और अनुचित ठोस अपशिष्ट का निपटान सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण का एक दुष्प्रभाव है, वो क्या है? कृषि भूमि की कमी, हरियाली का नुकसान, जल निकायों का नुकसान, उपरोक्त में से सभी। शहरीकरण अगर होता है तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे? हाँ, डी आंसर आ रहे हैं फटाफट। डांट का तो असर हुआ है, वेरी गुड, सबके आंसर भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, तो उपरोक्त में से सभी, क्योंकि कृषि भूमि में कमी आ जाएगी, लोग वहाँ पे घर बनाने लगते हैं, मॉल्स बनाने लगते हैं, हरियाली को नुकसान पहुँचा देते हैं, और कई सारे जल निकाय जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, पाट के सपाट जमीन कर देते हैं, उनको भर देते हैं ताकि वहाँ वो जल निकाय ना रहे, या अपनी कुछ कुछ बिल्डिंग्स खड़ी करें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम नॉट एसोसिएट विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है? इसमें ए लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज। ये आपका ए है ना, पॉइंट थोड़ा सा छपा हुआ नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अवनी जी का सबसे पहले आया। ये थोड़ा नेगेटिव में क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, तो दिमाग घूम जाता है, इस तरह क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेकिन थोड़ा दिमाग को घुमा देता है। ये वृद्धि से संबंधित नहीं है ना भाई, संसाधन की खपत बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो पहली चीज हो गई कि संसाधन की आपकी खपत बढ़ जाएगी, दूसरी है पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा, और तीसरी चीज है
कि भोजन और ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो ये तीनों जो हैं जुड़ते हैं इसके साथ, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है, संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अंजलि जी का है 10 को एग्ज़ाम है, ओके। मतलब लगातार ही देखिए पेपर्स हैं आपके, कोई 9 है, 10 है, 11 है, इस तरह से लगातार पेपर्स आप लोगों के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में से देखिए घूम फिर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हम नहीं कह सकते, है ना। मैंने कहा आप लोगों को ये सेट वाली बात हो जाएगी कि कौन सा सेट आपके हाथ आता है, तो आपकी तैयारी और ज़्यादा क्या हो गई, अभी क्षेत्र बढ़ गया है ना तैयारी का, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बार बार और सब में 30-30 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके ईवीएस में। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी ज़रूर होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्ज़ाम्स होंगे ना, इनमें के क्वेश्चंस भी दूसरे सेट्स में रिपीट होंगे। तो जो क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, उनको छोड़िएगा नहीं कि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो हम इन्हें ना करें, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ओके। श्रीकांत जी का भी 10 को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। माइनिंग प्रैक्टिस लीड टू, खनन पद्धतियों के कारण क्या बढ़ जाता है, क्या होता है इसके कारण? जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, तेजी से शहरीकरण हो जाता है, चराई और उपजाऊ भूमि का नुकसान होता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी आंसर है, मैंने बताया हुआ है इसका आंसर आप लोगों को। जहाँ पे भी माइनिंग शुरू हो जाती है वहाँ क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम वहाँ पे आती है? जनसंख्या वृद्धि हो जाती है वहाँ पे, तेजी से शहरीकरण, वहाँ चराई उपजाऊ भूमि का नुकसान होता है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर आने शुरू हो गए हैं। ओके ओके, पटना से हैं आप, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका? सी होगा, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, चराई जो भूमि है वहाँ की जो भूमि का क्या होगा, नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे अगर माइनिंग करने लगेंगे तो वो पूरी जगह को खोद देंगे, खोदने से वो जगह की जो इतनी लंबी चौड़ी भूमि है वो खराब हो जाएगी, है ना। चलिए, और अंदर से क्या होता है, जब माइनिंग होती है ना तो आसपास के क्षेत्र में अगर कभी भी भूकंप आता है तो बहुत तेजी से वहाँ पे नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि अंदर ज़मीन क्या होती है, खोखली होती है, तो वो पूरा हिलता है एरिया। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ज़मीन होती है ना कभी भी अंदर को धंस सकती है। ये खतरा लोगों में, अगर वहाँ आसपास में लोग रहते हैं तो उनके ऊपर बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन घूम फिर के आ सकते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से वर्तमान पाठ्यक्रम? ठीक है, मेन जो विषय हैं उनमें से एक नहीं है ये, मतलब ये सब थीम है ये कहा जा रहा है। देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। हाँ, डांट खाने के बाद क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो रहे हैं सबके, सब अलर्ट हो गए ना डांट से। चलो मेरे डांट का असर हुआ है, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, आई एम प्राउड ऑफ मी। हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, आपको थीम अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपकी मेन थीम कौन सी है और सब थीम कौन सी है। बिल्कुल सही, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन ईवीएस? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ईवीएस में ये सही सत्य नहीं है। ईवीएस एक की प्रकृति एकीकृत है, ईवीएस बाल केंद्रित पर आधारित है, सीख रहा हूँ मतलब बच्चे सीखते हैं इसमें। ईवीएस को अवसर प्रदान करता है शिक्षार्थियों को उनका पता लगाने के लिए, आसपास का जो वातावरण है उसको, और ईवीएस विवरण पर जोर देता है और परिभाषाओं पर। ये क्वेश्चन भी कई बार घूम घूम के आ चुका है आप लोगों के पास। अब रोहित को डांट पड़ेगी, रोहित जी जो गड़बड़ी की है ना, अब रोहित जी को डांट पड़ेगी। और भट्ट परवेज, परवेज जी को भी डांट पड़ेगी, उनका भी आंसर रॉन्ग आ रहा है।
तो ध्यान कहाँ है आप दोनों का, गलत आंसर क्यों आया? मैंने कितने बार बताया है कि परिभाषा की जहाँ बात आ जाती है वो बिल्कुल भी रॉन्ग वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि ये नेगेटिव में क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर इन ईवीएस, संलग्न करने को मतलब सबको एक साथ जोड़ने की बात जहाँ आती है कि सबसे प्रभावी रणनीति ईवीएस में कौन सी है? आख्यान मतलब नरेशंस, नरेटिव्स, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, और एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, टीचर द्वारा स्पष्टीकरण, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, कक्षा प्रदर्शन। एंगेज रखना है बच्चों को। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी हूं मैं इस तरह के। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज हो जाती है। कक्षा प्रदर्शन जो है ना, इसमें आप जाएंगे तो ये प्रदर्शन इसमें नहीं आएगा। कई लोग जो है कक्षा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वाले टाइम में ये आंसर होगा। आपको संलग्न करना है, सबको जोड़ के रखना है। तो जब आप क्लास में तुरंत जाते हैं ना, तो आप पढ़ाना शुरू करते हैं, नरेशंस देते हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला होगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ये बड़ा ध्यान दीजिएगा कि लर्नर को एंगेज करना है स्टार्टिंग में, तो प्रदर्शन नहीं करना है उसमें। उसमें आप पहले नरेशंस देंगे, उस बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा आप लोगों का डी जो है ये आंसर रॉन्ग हो गया, इसका ए आंसर होगा। और प्रदर्शन करने वाले में आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये वाला कल मैं करवा चुकी हूँ कि प्रदर्शन करने वाला, ये संलग्न करने की बात की गई है, आपस में इनको एंगेज रखने की बात की गई है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 पेजेस पे मैंने क्वेश्चंस रखा है। इंग्लिश वाले आराम से इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, फिर हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को थोड़ा सा लंबा टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, एक पेज में नहीं आ रहा था। अ टीचर ऑलवेज बीइंग बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड डिस्कशन, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चन एंड डिस्कशन इज टू। अब इसमें आपको खोजना है। आज के थोड़े क्वेश्चन अलग अलग भी मैंने छांटे थे कई सारे, और कुछ तो रिपीटेड ही हैं। अब तो ऑलमोस्ट आपका कवर भी हो गया है कोर्स। जितने पढ़ा चुकी हूँ वो सारे क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस ही मैंने ज़्यादातर पढ़ाए हैं आप लोगों को, और डिटेल जो किया हुआ है चैप्टर में वो तो सारा कुछ किया हुआ है। चलिए अब हिंदी वाला थोड़ा देख लेते हैं। एक शिक्षक हमेशा से शुरू होता है, उसके बाद गतिविधियों का संचालन, प्रश्न और चर्चा ये सब करता है। गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य, प्रश्न और चर्चा के लिए वो क्या क्या करता है? बच्चे की प्रक्रिया का आकलन करेगा, वो कौशल, बच्चे को एक अवसर प्रदान करने और तलाशने के लिए मौका देना, बच्चे खुद को व्यस्त करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, बच्चे ताकि उसमें व्यक्त कर पाएँ अच्छे से, सॉरी व्यस्त बोला था मैंने, व्यक्त करने के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेंगे, और उनके बीच भेदभाव वाले बच्चे अपनी गति के आधार पर सीख रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन आ जाता है आपका, उसको आपको ध्यान देना है। और ऑप्शन आपका एक आ जाता है, ये डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें एक आ जाता है भेदभाव। और ये भेदभाव की बात आ गई बच्चे के बीच में, तो भेदभाव कर दे रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन को नहीं लेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, ऐसा लिया ऑप्शन जिसमें कि ये ए वाला ये भी राइट है, बी वाला ये भी राइट है, और सी वाला ये भी राइट है। ठीक है, तो ए इसमें भी है, बी इसमें है, और सी भी है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपका डी आंसर जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि भेदभाव हमको नहीं करना है बच्चों में। ठीक है, सभी तरह के बच्चे आते हैं क्लास में, पर हमको भेदभाव नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच टेक्निक इज यूज इन द रेटिंग स्केल? टेक्निक जो होती है रेटिंग स्केल में, किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, चेकलिस्ट या असाइनमेंट? रिटन क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट या असाइनमेंट? ये भी करवा चुकी हूँ मैं, बहुत इजी है। ये रेटिंग आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उनको क्या करेंगे आप?
करोड़पति भी चल रहा है, लॉक करने की बात भी हो जा रही है। अरे सीटेट आप लोग पास कर लेंगे, गवर्नमेंट आपकी जॉब लग जाएगी तो सचमुच करोड़पति ही बनने वाले हैं। फिर अच्छे जगह आप काम करेंगे तो करोड़पति ही बनेंगे, इसमें नो डाउट। तो देखिए ये भी गड़बड़ हो गया है, आंसर देखिए बहुत गलत आ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके आप रेटिंग स्केल बनाएंगे कि भाई किस बच्चे ने कैसा काम किया। ये आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे देखेंगे ना आप सबको नंबर देंगे। ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल कब होता है, जब कंपटीशंस होते हैं। कंपटीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि अपीयरेंस पे कुछ नंबर होते हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स पे नंबर होते हैं, ठीक है, कुछ अगर वो डायलॉग्स बोल रहे हैं तो डायलॉग्स पे कुछ नंबर होते हैं। तो ये सारा क्या होता है, रेटिंग स्केल होता है। इसको टोटल करके विनर्स डिसाइड होते हैं। तो ये आपका रेटिंग स्केल हुआ। ये मैं इजी वे में बता रही हूँ, और रिपोर्ट कार्ड में भी बनाते हैं, रेटिंग स्केल ही होती है वो भी। तो अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को है, थोड़ा अच्छे से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। बहुत इजी है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये अब जो गलत करेगा ना उसको तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा डांटूंगी, इसमें किसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कईयों बार करवा चुकी मैं, अलग अलग तरह से घूम फिर के ये क्वेश्चन आता है बार बार। सबका आंसर सही आना चाहिए। वाह, मेरे डांट में तो असर है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही। एक बच्चे ने भी गलत आंसर नहीं किया है। हाँ, नेगेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करिएगा, गलती मत करिएगा आंसर्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आप किसी को डांटना नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बात है। 28 क्वेश्चन लेते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और बहुत इजी है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जानवर रात में जागकर केवल वस्तुओं को देख सकता है वो कौन कौन से रंग देख सकता है। बैगनी और नीला, हरा पीला, नारंगी लाल, काला सफ़ेद, वायलेट एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड, ब्लैक एंड वाइट। हाँ, डर के आगे जीत है, मतलब मुझे डरा डरा के पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, है ना। इन्हें काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। ये जो रात को जाग कर ज़्यादातर देखते हैं वो, और ऐसे नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं वो इनसे कुछ ज़्यादा रंग देख सकते हैं, सारे नहीं देख पाते हैं, पर बेसिक जो कलर्स होते हैं उनको ये देख पाते हैं। चलिए, बहुत सही है, ब्लैक एंड वाइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 पेज में है, पहला इंग्लिश में है फिर हिंदी में है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपका रिलेट करेगा। ये प्लांट में भी पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, और एक आपका एनिमल्स वाले में भी पूछा। अच्छा, अर्थवॉर्म से एक और रिलेटेड याद आया, अपनी स्किन से सांस कौन लेता है, तो वो अर्थवॉर्म लेता है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अर्थवॉर्म आर कंसिडर्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट रीजंस फॉर द सेम। ठीक है, इसको छांटिए आप लोग, फिर नेक्स्ट पेज में हिंदी भी दिखा दूंगी आप लोगों को। इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो सही होंगे, तो आपको सही आंसर चुनना है ए बी सी डी में से। चलिए, इसका हिंदी वाला ले लेते हैं अभी। अरे गले से वोकल जो कॉर्ड होता है हमारा, वहीं से आती है आवाज़ सबकी। वॉइस बॉक्स हमारा होता है वोकल।
लिटिल मेंबर भी आंसर कर रही हैं, हरी जी ने भी आंसर किया है। ज्योति जी का भी आंसर आया, पूनम जी का, ठीक है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चन को फटाफट से, स्क्रीन पे छोटा छोटा भी दिखाई देता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, आई नो दैट। सी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट ही जो है वो हट जाएगा कि केंचुए जो हैं वो खरपतवार को खाते हैं, ये ऐसा नहीं है, वो खरपतवार को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ मिट्टी को कैसे कर देते हैं, थोड़ा सा हवादार कर देते हैं, नरम बना के रखते हैं, जिससे कि मिट्टी में से हवा का जो है, पानी का जो है वो आना जाना आराम से हो सके, है ना। और जो मरे हुए जो पत्ते वगैरह हैं उनको खाते हैं और खाद के रूप में उसको वापस अपने वेस्ट के रूप में निकालते हैं, जिससे कि पेड़ पौधों के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाती है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है ना वही बस नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन जो है ये इसमें नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है सिर्फ ये थर्ड वाला, इसमें बी वाला ऑप्शन नहीं है, सी है, डी है और ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन की पहचान करना है। देखिए ध्यान से, इसमें से एक गलत कथन होगा, उसको आपको पहचानना है। ये नेगेटिव में है क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आपको लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर क्लास को लाइक करिएगा, यही हमारे पास रह जाएगा हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए कि हाँ हमें बच्चे पसंद कर रहे हैं, हमारी क्लास को देख रहे हैं और अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम भी मेहनत करते हैं तो हमें भी ये मोटिवेशन के रूप में मिलता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न आई थिंक हो रहा है लोगों को, आंसर लेट आ रहे हैं, तो ये वाला कन्फ्यूज़न मैं थोड़ा दूर कर दूंगी आप लोगों को कि देखिए इसमें जो है बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि पौधे में बीज का जो फैलाव है वो बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता, ये कहा जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, बाहरी कारकों पे ही निर्भर करता है, क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है वो भी मधुमक्खियों मक्खियों द्वारा होता है ना, वो पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है, जिससे कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो पाता है। फिर कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज जो हैं वो चिपके हुए रहते हैं और फिर हम पानी डालते हैं या हवा चलती तो वो बीज का छिड़काव इधर उधर हो जाता है, तो वो बाहरी कारण वो भी हुआ। और फिर कई पत्ते होते हैं जिनके बैक साइड में बीज लगे हुए होते हैं, जो बीज झड़ जाते हैं जिनसे कि और पौधे बनते हैं। तो इस तरह से बीज का जो फैलाव है बाहरी कारकों पर बिल्कुल निर्भर करता है। हरी जी का 26 नंबर है, खुशबू जी का है 27, निर्मला जी का 25। तो ये एक अच्छा नंबर आप लोग ला रहे हैं। एक दो गलतियां देखिए वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तभी होंगी जब आप नर्वस हो जाएंगे, तो नर्वस मत होइएगा। और जिनके जिनके अभी एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद, है ना, मतलब ये देखिएगा जिनके जिनके भी एग्ज़ाम हो जाते हैं और जिनके बच जाते हैं वो क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम जिनके नहीं हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते जाएंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके दोबारा से आने की संभावना भी है, ऐसा नहीं है कि वो आ चुके हैं तो अब नहीं आएंगे, उनमें से भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट। और कल मिलते हैं, हमारी लास्ट क्लास होगी कल, और मैं आशा करूँगी कि आप लोग की तैयारी जो है अच्छे से चलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप लोग अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को सोल्यूशन देती रहूँगी। बिल्कुल हम टच में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन का आंसर बताना होगा तो वॉइस के थ्रू भी बता दूंगी, लिख के बताना होगा तो पिक्चर्स के थ्रू भी आप लोग को सेंड करके बता दूंगी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और पिछली क्लासेस भी आप लोग इस बीच देखते रहिए, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और फिर हम मिलते हैं कब, कल, ठीक है। चलिए।